वालेकुम एवरीवन। ओके जी, तो हेपेटाइटिस हम डिस्कस कर रहे थे लिवर पैथोलॉजी, जिसमें बस आखिरी एक बात करनी रहेगी जो कि है मॉर्फोलॉजीज इन ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हमने बात की थी कि हेपेटाइटिस या तो एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं या क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने कहा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये सबसे कॉमनली एक्यूट इन्फेक्शन इनकी वजह से होते हैं, और क्रॉनिक बी, सी और डी करते हैं, जिसमें से बी जो है वो वेरी करता है, बी एक्यूट भी कर सकता है, क्रॉनिक भी कर सकते हैं, और सी और डी हमेशा ही क्रॉनिक करते हैं। लेकिन कुछ भी होंगे यही पैटर्न होंगे ना, एक्यूट या क्रॉनिक। वैसे तो हमें जब लिवर में कोई भी मतलब हेपेटाइटिस होता है तो हमें लिवर की मॉर्फोलॉजी को देखने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती आजकल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीरम के ऐसे टेस्ट आ गए, यानी ब्लड टेस्ट ऐसे आ गए जिनसे हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ साथ बताया कि ब्लड में वायरस डिटेक्ट कर दिया, या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, या फिर डीएनए है, या फिर जो एंजाइम्स के लेवल्स हैं, तो वो सारी चीजें हमें बता देती हैं। लेकिन कुछ अरसा पहले, मतलब कुछ जमाना पहले, जब ये टेस्ट इतने ज्यादा और स्टडीज इतनी ज्यादा नहीं थी, तब हम लिवर की बायोप्सी किया करते थे, यानी लिवर का एक थोड़ा सा टिश्यू लेते थे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा करते थे कि कैसी मॉर्फोलॉजी है, और उसके सेल्स और मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से हम बताते थे कि यार लिवर डिजीज कौन सी है, किस स्टेज पे है, और क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो लिवर बायोप्सी पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब हेपेटाइटिस के लिए उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली वी शुड नो कि यार मॉर्फोलॉजी क्या है, कि अगर जरूरत पड़े तो हम कर सकें, ठीक है। और हम क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम में इसकी पिक्चर आ सकती है, इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हमें तो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से हमने देखना है। पहले आप थोड़ा सा समझ लें, फिर आपको पिक्चर्स दिखा के उससे मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। एक एक्यूट हेपेटाइटिस का पैटर्न है, एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस का पैटर्न है। एक्यूट हेपेटाइटिस का जो पैटर्न है, पहले अगर इसकी बात मैं करूँ तो ग्रॉसली आपको लिवर इसमें श्रंकन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, सिवाय इसके कि मैसिव फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हुआ हो, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपसे बताया था कि एक्यूट हेपेटाइटिस की ही एक टाइप होती है जिसको हमने कहते हैं कि फुलमिनेंट लिवर फेलियर की तरफ जो चला जाए, यानी कि एकदम से सिवियर नेक्रोसिस हो जाए पूरे लिवर में, और आपका लिवर जो है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर लिवर फेलियर की स्टेज में चला जाए। अगर वो वाली बात ना हो कि सिवियर हेपेटिक नेक्रोसिस और सिवियर एक्यूट इंजरी ना हो, तो लिवर श्रिंक नहीं होता, क्योंकि जो फुलमिनेंट लिवर फेलियर है ना, उसमें एकदम बहुत ज्यादा नेक्रोसिस होता है। जब वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस होता है ना पूरे लिवर में, सारी सेल डेथ होती है, एकदम से सब कुछ लॉस होता है, तो उसकी वजह से लिवर बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है, मतलब ग्रॉस अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता, जनरली हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो जनरली एक्यूट हेपेटाइटिस में आपके लिवर में कोई श्रिंकेज नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा ऐसे मोटल, जिस तरह ऊपर धब्बे धब्बे किसी ने डाल दी हो ना, उस तरह का अपेयर होता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। माइक्रोस्कोप में हमें क्या नजर आएगा, याद रखना है, जब भी हमने कहा कि एक्यूट इंजरी हुई है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस, हेपेटाइटिस है ना, इन्फ्लेमेशन है, तो आपको कुछ भी ना आता हो ना, अपने जहन में हमेशा एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस आपने लेके आने हैं कि क्या होता है, ठीक है। हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, आपको पता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमेशा किसी भी जगह पर फौरी तौर पर सबसे पहले आते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एक्यूट हेपेटाइटिस के सिनेरियो में ना प्लाज्मा सेल्स आर द मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा आपको प्लाज्मा सेल्स नजर आएंगे एज वाइट ब्लड सेल, सॉरी, एज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी का एजेंट, इन्फ्लेमेशन का एजेंट के तौर पे प्लाज्मा सेल्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि लिवर को हमने बात की थी डिफरेंट लोब्यूल्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही है ना, हमने कहा था एक लोब्यूल है, दूसरा, तीसरा, इस तरह हमने लिवर को मल्टीपल लोब्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी जो लोब्यूलर डिवाइड है ना, एक्यूट हेपेटाइटिस में जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, तो हमें नजर आता है कि एक लोब इन्वॉल्व है, अगला लोब इन्वॉल्व है, और हमने बात की थी कि 2 लोब्स के दरमियान में एक ट्रायड होता है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट का, ठीक है। ये ट्रायड यहाँ 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 हर तरफ प्रेजेंट है। अब आपने याद रखनी कि एक्यूट जो लिवर फेलियर है ना, सॉरी एक्यूट हेपेटाइटिस है ना, इसमें आपका लोब 2 लोब इन्वॉल्व होते हैं, मतलब अलग ये लोब पूरा का पूरा खराब होगा, इसका पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा, इसके पेरेन्काइमा में एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, प्लाज्मा सेल्स है, फिर ये इन्वॉल्व है, फिर ये इन्वॉल्व है, लेकिन दरमियान में ये जो आपके पोर्टल ट्रैक्ट्स हैं, दरमियान में ये जो आपके ट्राइड्स हैं, ये उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते, और एक लोब से दूसरे लोब में, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चीज जाती भी नहीं आपको नजर आ रही होती, अलग अलग लोब जरूर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये लोब इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इनके दरमियान में आपको स्कारिंग तो है नजर ही नहीं आती है एक्यूट में, इनके दरमियान में आपको इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं लोबुलर हेपेटाइटिस, यानी कि जो दोनों की इंटरफेस है, 2 लोब्स का जो जोड़ है, वहां पर हमें कोई मसला नहीं मिलता, हमें अलग अलग लोब में मसला मिलता है। ये बात यहाँ पर आपने याद रखनी कि लोबुलर हेपेटाइटिस है। पोर्टल इन्फ्लेमेशन इसी वजह से इसमें बिल्कुल मिनिमम होती है, मतलब आपके जो पोर्टल ट्रैक्ट है, ये आपकी बाइल डक्ट है,
और यहाँ से आपके पोर्टल ट्रैक्ट सारे के सारे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, बिटवीन हेपेटोसाइट्स ट्रेवल करते हैं। तो पोर्टल ट्रैक्ट्स की इन्फ्लेमेशन एक्यूट हेपेटाइटिस में नहीं होती, ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, एक्यूट हेपेटाइटिस का पैटर्न ऐसे ही, हमने इसको पढ़ना है, तो इसलिए आपने बात याद रखनी है। और अब सेल्स नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कितनी ज्यादा इंजरी हुई है। अगर इंजूरियस जो इंसल्ट है आपकी वो थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेसिव है, मतलब आराम से हुई है, जैसे सपोज करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस की कर लेते हैं एग्जांपल। हम बी वायरस में जो इंजरी शुरू में होती है ना, वो आपका कभी कभार इंसल्ट इतनी सिवियर नहीं होती, मतलब आपका थोड़े देर से बाद वो नजर आता है, सिम्टम्स आते हैं, कई बार सिम्टम्स आते भी नहीं है, तो वो होता है एक्यूट इन्फेक्शन ही उस टाइम, तो उसमें आप एपोप्टोसिस का पैटर्न नजर आता है आपको। लेकिन कभी कभार आपको होता है इतना सिवियर इन्फेक्शन होता है कि एकदम से सेल्स की नेक्रोसिस होती है, तो जो हो रहा होगा वैसा आपको नजर आएंगे सेल्स। सपोज अगर एपोप्टोसिस हो रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एपोप्टोसिस में जिस तरह आपको पता है ना कि बाकायदा प्रोग्राम्ड डीजेनरेशन ऑफ सेल होती है। प्रोग्राम्ड डीजेनरेशन में क्या है, अगर ये हेपेटोसाइट है तो एपोप्टोसिस में आराम से पहले उसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा स्वेल करता है, उसके बाद वो पिक्नोटिक डीजेनरेशन होती है उसकी न्यूक्लियस की, बाकायदा ब्लेबिंग होती है, सेल्स की छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो सारा का सारा फ्रेगमेंट्स को फिर मैक्रोफेजेस खा जाते हैं। इस तरह का आपको पैटर्न नजर आता है। जो सेल हाईली पहले इओसिनोफिलिक होता है, मतलब पिंक हो जाता है, फिर आपका आराम से डाई होता है। नेक्रोसिस इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे टूटे फूटे फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, एम्प्टी साइटोप्लाज्म होंगे, उनके न्यूक्लियस टूटे हुए होंगे, आपको न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो खराब मिलेगा, मतलब हर चीज एकदम जैसे तबाही फिरी हुई हो ना, उस किस्म की नजर आती है। तो आपको जो चीज अंदर चल रही होगी वैसा पैटर्न नजर आ जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जो बातें इसको डिफ्रेंशिएट करती है ना बाकियों से, वो ये कि पोर्टल इन्फ्लेमेशन नहीं है और लोबुलर हेपेटाइटिस है, और अगर आप इन्फ्लेमेटरी सेल्स की बात करेंगे तो प्लाज्मा सेल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं अगर क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस पे। तो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस पे सबसे पहली बात, जो कभी भी आपको कहीं भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का नाम भी आपके सामने है ना, तो जो पहली बात आपके जहन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस। हमने ये बात 1000 दफा पढ़ी है, अपनी जनरल पैथोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज एसोसिएटेड विद रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, इसमें हीलिंग ऐसी हो रही होती है जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही होती, फिर उस जगह स्कारिंग बन जाती है, उसके स्कार टिश्यू बन जाते हैं, उस जगह पर आपके फाइबर्स ऐसे डिपॉजिट कर देते हैं और उस एरिया को नॉन फंक्शनल कर देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस। तो लिवर में भी जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है तो उसका हॉलमार्क स्कारिंग और फाइब्रोसिस कंसिडर की जाती है। जहां पर आपको स्कारिंग फाइब्रोसिस नजर आ जाए, इसका मतलब कि आपका ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पैटर्न है। इसमें आपको मोस्ट ऑफ केसेस में जो लिवर है ग्रॉस अपीयरेंस में वो श्रिंक थोड़ा सा मिलता है और आपको सख्त फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक पैटर्न मिलता है इसमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो आपको इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स में प्लाज्मा सेल्स उतने अबंडेंट नहीं मिलते, इसमें आपको सारे तरह के जो व्हाइट सेल्स हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और खासतौर पे आपको मैक्रोफेजेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आपका जो बहुत डिफ्रेंशिएटिंग पैटर्न है जो इसको एक्यूट से डिफ्रेंशिएट करता है वो ये कि इसमें लोबुलर हेपेटाइटिस नहीं होता, इसमें लोब्स के बीच में पोर्टल ट्रैक्ट्स भी एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं और इंटरफेस ऑफ लोब में भी स्कारिंग हुई भी होती है, मतलब दो लोब जहाँ जुड़े हैं वो एरिया भी स्कार टिश्यू में इन्वॉल्व होता है, पोर्टल ट्रैक्ट्स भी आपके इन्फ्लेम होते हैं। तो ये दोनों बातें जो है ना इसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देती हैं फ्रॉम द एक्यूट हेपेटाइटिस के। इसमें लोबुलर नहीं है, इसके हेपेटाइटिस को कहते हैं इंटरफेस हेपेटाइटिस, जिसमें सारे लोब के दरमियान का जो इंटरफेस है वो भी इन्वॉल्व है इन योर इन्फ्लेमेशन, और पोर्टल ट्रैक्ट्स भी इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। स्कारिंग और फाइब्रोसिस आपको वाइड स्प्रेड नजर आती है और यही चीज इसका हॉलमार्क है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो अगली बात याद रखनी है वो ये कि अगर ये स्कारिंग फाइब्रोसिस से कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली सिरोसिस में जाके लिवर का एंड करते हैं। और सिरोसिस आपको मैंने भी बताया था पहले भी कि जब फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जब टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लॉस ऑफ सेल फंक्शन हो जाता है, उसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो बहरहाल ये इसकी सारी कहानी है। इसमें तो सिर्फ एक अलग से बात आपने याद रखनी है कि हेपेटाइटिस बी और सी में डिफरेंट क्या होता है। हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको बाकायदा स्पेसिफिक टाइप के सेल्स नजर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सेल्स। वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ही होता है कि आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंड आपको पता है ना सेल है ना, अगर एक हेपेटोसाइट है, सेल के अंदर नॉर्मल केसेस में होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो प्रेजेंट है ये इसको अपीयरेंस देता है पिंक कलर की। हेपेटाइटिस बी के केस में ना इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ना खा जाता है। जब वो खा जाता है तो इसका बिल्कुल ऐसे ग्रेनुलर सा अपीयरेंस हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर अपीयरिंग पिंक कलर का होता है और कुछ जगह पर क्लियर पिंक हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो हेपेटाइटिस बी में बी बीटा
में टिपिकल अपीयरेंस आती है ग्राउंड ग्लास, और हेपेटाइटिस सी में आपको ना फैटी डिपोजिशन ज़्यादा मिलती है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है, और लार्ज जाइंट सेल्स आपको मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन दोनों की करेक्टरिस्टिक चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम देख लेते हैं। ओके, अब ये डायग्राम देखिए, ये आपका एक्यूट इन्फेक्शन मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस की पिक्चर है, जिसमें आपका कुछ खास बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा कलर चेंज है, थोड़ा मोटल्ड सा अपीयरेंस है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इसमें आपको स्कारिंग और फाइब्रस टिश्यू जो है ना वो नजर आता है कि यूं लाइन जो पड़ी हुई, दिस इज द फाइब्रोसिस। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये आपको नजर नोडुलर पैटर्न बन जाता है। नोडुलर पैटर्न कब बनता है? जब फाइबर्स, मैंने कहा था, स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच करते हैं ना तो अलग अलग जगह से जब स्ट्रेचिंग वो अपनी अपनी करते हैं तो हर जगह पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बनता जाता है, जो ये सिरोसिस में इस तरह का पैटर्न ले आता है, और फिर जाहिर ये तो कार्सिनोमा, इसको हम बाद में करेंगे। ये देखिएगा, ये रॉबिन्स की पिक्चर है एक्यूट हेपेटाइटिस की, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि पोर्टल ट्रैक नॉर्मल है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट यहाँ प्रेजेंट है, और इधर हो रही है एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स विद बेलूनिंग डीजेनरेशन। बेलूनिंग की डीजेनरेशन होती है कि सेल पहले स्वेल करेगा और फिर एपोप्टोटिक हो जाएगा, जैसा नॉर्मल एपोप्टोसिस का पैटर्न है, ठीक है। और इस जगह पर उन्होंने दिखाया है, एक जगह नेक्रोसिस भी दिखाई थी, नहीं अच्छा यहाँ नेक्रोसिस नहीं शो हुई हुई, तो ये फैटी चेंज दिखा रहे हैं हेपेटाइटिस सी में। मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस सी में मोस्ट कॉमनली फैटी लिवर हो जाता है, थोड़ा सा फैट आ जाता है डिपोजिशन। और ये पिक्चर है क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, जिसमें आप देखें कि अब साथ वाले ट्रैक में भी सारी स्कारिंग एक्सटेंड करी है। सो दिस इज द ब्रिजिंग नेक्रोसिस, यानी नेक्रोटिक टिश्यू, और उसके बाद आपकी फाइब्रोसिस जो है वो दूसरे पोर्टल ट्रैक्ट्स में भी जाती है, और ग्राउंड ग्लास हेपेटाइटिस बी की अपीयरेंस दिखाती है। ये पिक्चर आप देखेंगे, इसमें ना आपको मैंने जिस तरह बताया था कि जब जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म हो जाएगा साइटोप्लाज्म में से, तो उसका जो साइटोप्लाज्म का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ पिंक कलर का हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट, ठीक है। पेल इयोसिनोफिलिक उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे एरोज में शो किया हुआ, दीज आर टिपिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरिंग हेपेटाइटिस बी सेल्स, ठीक है। और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो आपको बीच में वाइट वाइट सारा एरिया नजर आ रहा है, गोल गोल और खाली, ये सारा फैटी डेपोजिशन है जो लिवर सेल्स में हुई हुई है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस सी को हॉलमार्क होती है। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हुआ है कि ना आसमीन। थैंक यू।